ब्रिक्स को लेकर अब जो चीज हो रही है उसे समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात सोचिए। मान लीजिए भारत को चीन से कुछ खरीदना है, रूस को भारत से कोई पेमेंट करनी है या ब्राजील को किसी दूसरे ब्रिक्स देश के साथ कारोबार करना है, तो बीच में हर बार अमेरिका का सिस्टम क्यों आए, पेमेंट डॉलर में ही क्यों हो और रास्ता स्विफ्ट से ही क्यों निकले। ब्रिक्स के अंदर पिछले कुछ समय से असली माथापच्ची इसी बात पर चल रही है और ये मामला अब इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो गया है क्योंकि अगले महीने भारत में ब्रिक्स की बड़ी बैठक होने वाली है। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला समेत कई बड़े नेताओं के भारत आने की चर्चा है। ऊपर से 40 से ज्यादा देशों के ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा वाली खबरें भी पहले से चल रही हैं। मतलब संगठन का दायरा बढ़ रहा है और इसी के साथ अब बात सिर्फ बैठकों और फोटो खिंचवाने तक नहीं रह गई। असली खेल पैसों के लेन देन पर आ गया है। अब ट्रंप की परेशानी भी यहीं से समझ आती है। ट्रंप पहले खुलकर चेतावनी दे चुके हैं कि ब्रिक्स अगर अमेरिकी डॉलर को हटाकर अपनी कोई करेंसी खड़ी करने या डॉलर का विकल्प तैयार करने की कोशिश करता है तो अमेरिका 100% टैरिफ तक लगा सकता है। अब सोचने वाली बात है, अमेरिका को इतनी चिंता हो क्यों रही है? क्योंकि डॉलर सिर्फ अमेरिका में इस्तेमाल होने वाला पैसा नहीं है। दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का व्यापार इसी में होता आया है और देशों के बीच पैसा भेजने में स्विफ्ट जैसे सिस्टम की बड़ी भूमिका रही है। यानी अमेरिका की ताकत सिर्फ उसकी सेना और अर्थव्यवस्था से नहीं आती, दुनिया के पैसों का रास्ता भी काफी हद तक उसी व्यवस्था से होकर गुजरता है और ब्रिक्स अब इसी जगह अपना अलग रास्ता तलाश रहा है। 2026 में ब्रिक्स पे को आगे बढ़ाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन इसे ऐसे मत समझिए कि कल सुबह कोई नई ब्रिक्स करेंसी छपेगी और डॉलर खत्म हो जाएगा। मामला फिलहाल उससे अलग है। कोशिश ये है कि रूस का SPFS हो, चीन का CIPS, भारत का UPI हो या ब्राजील का PIX। इन अलग अलग पेमेंट सिस्टम को किसी तरीके से एक दूसरे के साथ काम करने लायक बनाया जाए। अब अगर ऐसा बड़े लेवल पर हो जाता है तो फायदा समझिए। भारत और रूस कारोबार करें तो हर पेमेंट को पहले डॉलर में घुमाने की जरूरत कम हो सकती है। चीन और ब्राजील आपस में कारोबार करें तो उनके पास भी दूसरा रास्ता मौजूद होगा। यानी मकसद फिलहाल डॉलर को उठाकर बाहर फेंक देना नहीं, मकसद ये है कि डॉलर के बिना भी काम चलाने का एक रास्ता जेब में मौजूद रहे। और अमेरिका के लिए चिंता वाली बात शायद यही है, क्योंकि एक दो देश ऐसा करें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ब्रिक्स बड़ा होता गया, दर्जनों नए देश इसके साथ जुड़ते गए और आपसी व्यापार का कुछ हिस्सा अपने सिस्टम से होने लगा, तब कहानी धीरे धीरे बदल सकती है। पिछले करीब 80 सालों से जो व्यवस्था बनी हुई है वो एक दिन में खत्म नहीं होने वाली। डॉलर भी कल कहीं गायब नहीं हो रहा, लेकिन पहली बार इतने बड़े देशों का समूह मिलकर ये जरूर सोच रहा है कि अगर कभी डॉलर और पश्चिमी पेमेंट सिस्टम का रास्ता बंद हो जाए तो हमारे पास अपना रास्ता क्या होगा। और मजेदार बात यह है, जिस चीज को रोकने के लिए ट्रंप 100% टैरिफ की चेतावनी दे रहे थे, उसी चीज पर ब्रिक्स के अंदर काम रुकने के बजाय आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब ब्रिक्स पे असल में काम कैसे करेगा, भारत को इसमें फायदा क्या मिलेगा और क्या ये सच में कभी डॉलर के दबदबे को कम कर पाएगा, वहीं से आगे की कहानी और दिलचस्प होती है। उससे पहले दोस्तों, आप सभी का एक लाइक हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, तो प्लीज फटाफट से लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब ट्रंप की इस पूरी धमकी को 1 मिनट के लिए उल्टा करके देखिए। मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं कि अगर तुमने डॉलर से हटकर अपना रास्ता बनाया तो मैं तुम्हारे सामान पर इतना टैक्स लगा दूंगा कि अमेरिका में बेचना मुश्किल हो जाएगा। सुनने में दबाव जबरदस्त है, लेकिन सामने वाला अगर ये पूछ दे कि ठीक है, फिर हम ऐसा रास्ता ही क्यों ना बना लें जहां हमें बार बार डॉलर की जरूरत ही कम पड़े, बस यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। इस खींचतान की शुरुआत नवंबर 2024 में खुलकर दिखाई दी थी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी कि अगर नई करेंसी बनाने या डॉलर को पीछे करने की कोशिश हुई तो 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। यहाँ तक कहा गया कि फिर अमेरिकी बाजार को भूलने के लिए तैयार रहिए। यानी ट्रंप की बात में कोई घुमाव नहीं था। डॉलर को चुनौती दोगे तो व्यापार में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर कुछ महीने निकले और जुलाई 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट हुई। ट्रंप फिर इसी मुद्दे पर बोल पड़े। इस बार कहा कि जो भी देश ब्रिक्स की ऐसी नीतियों के साथ जाएगा जिन्हें वो अमेरिका के खिलाफ मानते हैं, उस पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। साथ में ये भी कि किसी को अलग से छूट मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब यहाँ कहानी थोड़ी पलट गई, क्योंकि सवाल ब्रिक्स से ज्यादा अमेरिका के अंदर उठने लगा कि भाई इतना टैरिफ लगा तो दोगे, लेकिन नुकसान सिर्फ सामने वाले का होगा क्या? पीटरसन इंस्टीट्यूट के एक आकलन में कहा गया कि अगर ब्रिक्स देशों पर सच में 100% वाला टैरिफ लगा दिया जाता तो अमेरिका को भी करीब 432 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता था और महंगाई लगभग 1.6% तक ऊपर जा सकती थी। इसका हिसाब बहुत आसान है। बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ेगा तो बेचने वाले देश को नुकसान होगा, लेकिन वही सामान खरीदने वाला अमेरिकी भी तो ज्यादा पैसे देगा। अमेरिकी कंपनियों को अगर वही सामान या कच्चा माल चाहिए, उनकी लागत भी बढ़ सकती है। यानी सामने वाले की जेब हल्की करने चले थे, अपनी जेब पर भी असर पड़ सकता था। अब ब्रिक्स ने इसके बाद कोई फिल्मी जवाब नहीं दिया कि तुम 100% लगाओगे तो हम 200% लगा देंगे। काम दूसरी तरफ शुरू हुआ।
सोच ये रही कि अगर डॉलर और पुराने पेमेंट सिस्टम पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना ही आगे चलकर परेशानी बन सकता है, तो उसका दूसरा रास्ता तैयार रखा जाए। और 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स पे को आगे बढ़ाने की कोशिश इसी जगह काम आती है। शुरुआत भी सीधे देशों के अरबों डॉलर के कारोबार से नहीं हुई। पहले आम आदमी वाली चीज पकड़ी गई, QR पेमेंट। मान लीजिए ब्रिक्स के एक देश का टूरिस्ट दूसरे देश में गया। हर बार करेंसी बदलने, इंटरनेशनल कार्ड या पुराने पेमेंट नेटवर्क के चक्कर में पड़ने के बजाय ऐसा सिस्टम हो जहां QR स्कैन करके पेमेंट किया जा सके। अभी ये शुरुआत है, लेकिन असली बात QR कोड नहीं है। असली बात ये है कि ब्रिक्स धीरे धीरे ऐसा रास्ता तैयार करना चाहता है जहां आपस में पैसा भेजने के लिए हर बार किसी तीसरे देश के सिस्टम की तरफ न देखना पड़े। और अगर ये छोटी शुरुआत आगे चलकर बड़े कारोबार तक पहुंच गई, तब इसका वजन आज के एक QR कोड से कहीं ज्यादा होगा। अब यहाँ ब्रिक्स पे को सिर्फ QR से पेमेंट करने वाला सिस्टम समझेंगे तो असली बात छूट जाएगी, क्योंकि प्लान इससे काफी आगे जाने का है। पहले टूरिस्ट वाली पेमेंट से शुरुआत हुई और उसके बाद कोशिश इसे दूसरे देशों तक ले जाने की शुरू हुई। तुर्की, UAE और मिस्र जैसे देशों को जोड़ने की बात सामने आई और प्लान ये रखा गया कि साल खत्म होते होते ब्रिक्स प्लस के बाकी देशों को भी इस नेटवर्क के अंदर लाया जाए। अब आप सोचेंगे कि एक और पेमेंट नेटवर्क बन गया तो अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसके पीछे खड़े देशों से पड़ता है। आज ब्रिक्स देशों को एक साथ रख दें तो दुनिया की करीब 45% आबादी इसी हिस्से में रहती है और ग्लोबल GDP में इनकी हिस्सेदारी लगभग 41% बताई जा रही है। ऊपर से आपस का कारोबार भी $1 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। इतने बड़े कारोबार में अगर डॉलर की जरूरत कम होने लगे तब बात छोटी नहीं रहती। और दावा यही है कि ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापार का करीब 90% हिस्सा अब लोकल करेंसी में होने लगा है, जबकि 2023 में ये आंकड़ा लगभग 65% बताया जाता था। मतलब भारत रूस से कुछ खरीद रहा है तो जरूरी नहीं कि बीच में पहले रुपया डॉलर बने और फिर पेमेंट आगे जाए। जहां व्यवस्था बन रही है वहां रुपया, रूबल, युआन या दूसरी लोकल करेंसी में हिसाब करने की कोशिश बढ़ रही है। अब सवाल है कि इन देशों को अचानक डॉलर से इतनी परेशानी क्यों होने लगी? असल में परेशानी डॉलर रखने से नहीं है, परेशानी पूरा काम सिर्फ डॉलर के भरोसे रखने से है। 2022 में रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे तो कई देशों ने एक चीज बहुत करीब से देखी। अगर आपका कारोबार ऐसे सिस्टम पर ज्यादा टिका है जिस पर किसी दूसरे देश का बड़ा असर है, तो राजनीतिक झगड़ा होने पर वही सिस्टम आपके लिए परेशानी बन सकता है। बस उसके बाद से दूसरा रास्ता तैयार रखने वाली सोच और तेज हुई और इसी सोच से एक और आइडिया निकला, यूनिट। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन चीज आसान है। इसे ऐसी डिजिटल सेटलमेंट यूनिट बनाने का प्रस्ताव है जिसकी वैल्यू हवा में तय ना हो। आइडिया में करीब 40% हिस्सा सोने से और बाकी 60% ब्रिक्स देशों की करेंसी के मिश्रण से जोड़ने की बात की गई। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अलग अलग देशों के बड़े बैंकों को आपस में भारी पेमेंट करनी है। हर बार पहले डॉलर खरीदो फिर उसी के जरिए हिसाब करो। इसके बजाय बीच में एक ऐसी डिजिटल यूनिट इस्तेमाल हो जो किसी एक देश की करेंसी ना हो। अभी ये कोई ऐसी नई करेंसी नहीं है जिसे आप कल दुकान पर लेकर निकल जाएंगे। ये बड़े इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए रखा गया एक आइडिया है। और इसी बीच दुनिया के सेंट्रल बैंक भी धीरे धीरे एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने से बच रहे हैं। अलग अलग आंकड़ों में दिख रहा है कि कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर के अलावा सोना और दूसरी करेंसी भी बढ़ा रहे हैं। यानी डॉलर छोड़ नहीं रहे, बस पूरा भरोसा अकेले उसी पर भी नहीं रखना चाहते। और यहाँ अमेरिका के लिए थोड़ा अजीब चक्कर बन गया है। अमेरिका टैरिफ और प्रतिबंध इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि डॉलर और उसके वित्तीय सिस्टम का असर बहुत बड़ा है। लेकिन जितनी बार यही ताकत किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल होती है, बाकी देशों के दिमाग में एक सवाल और मजबूत होता है, कल हमारी बारी आई तो? फिर वही देश अपना दूसरा पेमेंट सिस्टम ढूंढते हैं, लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाते हैं और डॉलर के बिना काम करने के तरीके तलाशते हैं। यानी जिस ताकत से अमेरिका दबाव बनाता है, वही चीज सामने वाले को उस ताकत से थोड़ा दूर जाने की वजह भी दे सकती है। अब मान लीजिए आगे भारत और रूस रुपया रूबल में ज्यादा कारोबार करने लगे, चीन और दूसरे देश युआन या अपनी करेंसी इस्तेमाल करें और सऊदी अरब या UAE जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों के व्यापार का भी कुछ हिस्सा डॉलर से बाहर होने लगे, तो डॉलर अगले दिन खत्म नहीं होगा, लेकिन दुनिया को जितने डॉलर की जरूरत पड़ती है उसमें धीरे धीरे कमी जरूर आ सकती है। और अमेरिका के लिए असली सिरदर्द वहां है, क्योंकि डॉलर की दुनिया भर में मांग अमेरिका को कई आर्थिक फायदे देती है। अगर लंबे समय में वही मांग कमजोर होती है तो अमेरिका के लिए भारी सरकारी कर्ज को संभालने का हिसाब भी पहले जितना आसान नहीं रहेगा। इसीलिए ब्रिक्स पे को सिर्फ ऐसे मत देखिए कि एक और UPI जैसा सिस्टम आ गया।